इसराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान में जो ऑपरेशंस किए उसकी प्लानिंग हफ्तों तक चल रही थी और खुफिया जानकारी के जरिए कई टॉप फिगर्स ईरान के और कई रणनीतिक साइट्स को निशाना बनाया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि अमेरिका के अनुसार यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो मानते हैं कि ईरान एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और पॉसिबली न्यूक्लियर थ्रेट्स विकसित करने जा रहा है। वो अमेरिका और उसके अलायंस के लिए खतरनाक हो सकता है। अब ईरान पर हमला हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये सारी चीजें आपने बाकी न्यूज चैनल में देख ली होगी। मैं आपको बताऊंगा कि हमले के बाद अब दुनिया का जियोपॉलिटिक्स क्या कहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे और स्पेशली इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा। ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ की है, लेकिन उसकी पावर जो है वो उसके पॉपुलेशन में नहीं है। उसकी असली पावर जो है वो उसकी लोकेशन में है, जहां पर वो देश है। वहां से हरमुज स्ट्रेट गुजरता है, हरमुज समुद्र धुनी। हरमुज से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इधर से उधर गुजरता है हर दिन। रोज लगभग 17 से लेके 20 मिलियन बैरल्स ऑयल्स इसी रूट से आता जाता रहता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब हुआ तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है। और अगर अल खमीनी का निधन, ये न्यूज सच हो जाती है, तो ये सिर्फ एक नेता की डेथ नहीं होगी, ये मिडल ईस्ट की पावर स्ट्रक्चर में मैसिव शिफ्ट लेके आएगी। इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पे हो सकता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे हो सकता है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे हो सकता है और भारत की इकोनॉमी पर भी इसका सीधा सीधा असर होगा। पहले समझते हैं कि ईरान में आगे क्या होगा या क्या हो सकता है। ईरान में प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है, मिलिट्री पावर सुप्रीम लीडर के पास, जुडिशियरी पावर सुप्रीम लीडर के पास, मीडिया, यहां तक कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के अप्रूवल का पावर भी सुप्रीम लीडर के पास होता है। यानी कि सबका फाइनल कंट्रोल सुप्रीम लीडर के पास होता है। अगर पावर वैक्यूम बनता है तो वहां की 88 सदस्यों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर चुनेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आरजीसी की बहुत बड़ी रोल है। आरजीसी एक ऐसी संस्था है जिसके पास लगभग 1,90,000 सक्रिय सैनिक है और उन्हीं के नियंत्रण में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, एडवांस ड्रोन्स भी है और क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स भी शामिल किए गए। अगर इसके आगे आने वाला नेता, सर्वोच्च नेता, एक कट्टरपंथी निकल गया तो फिर इनके पास जो यूरेनियम है उनकी एनरिचमेंट स्तर 60% से बढ़कर सीधा 90% तक पहुंच सकती है। अगर आगे वाला नेता कट्टरपंथी होगा तो इसका मतलब अगर 90% एनरिचमेंट का अर्थ होता है कि वेपन ग्रेड स्तर, मतलब ऐसा स्तर जिससे परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर कट्टरपंथी नेता हुआ तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। फिर इजराइल क्या करेगा, इजराइल का रिएक्शन क्या होगा। इजराइल ईरान को पहले से ही बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट मानता था, मानता है और शायद आगे भी वो मानते ही रहेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इजराइल और प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसराइल पहले भी सीरिया में ऐसे इस तरीके के स्ट्राइक्स कर चुका है। अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट हुई तो रिटेलिएशन ऑलमोस्ट सर्टन होगा। मिसाइल एक्सचेंज शुरू हुआ तो मिडल ईस्ट फुल वॉर जोन में बदल सकता है। यूएस क्या करेगा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स पहले से ही इराक और अफगानिस्तान में लगभग 6 ट्रिलियन खर्चा कर चुके युद्ध में। 20 साल के वॉर के बाद अमेरिकन पब्लिक वॉर फटीग में है, वो नहीं चाहती कि वॉर हो। लेकिन अगर इजराइल इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर आएगा, नेवल डिप्लॉयमेंट्स करने पड़ेंगे, सैंक्शंस या लिमिटेड स्ट्राइक्स भी शायद उनको करनी पड़ेगी। और अगर ऑयल प्राइस आज जो $90 से $140 तक गया तो यूएस इन्फ्लेशन 2% से लेके 3% बढ़ सकता है। इंटरेस्ट रेट्स वहां के बढ़ सकते हैं। यूएस नेशनल डेट ऑलरेडी 37 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है और वॉर की सिचुएशन में वो और भी बढ़ सकता है। यानी कि अमेरिका
को अलग ही खतरा, अलग ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ग्लोबल ऑयल शॉक, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट कुछ समय के लिए बंद हुआ इस युद्ध की वजह से, तो ऑयल की कीमतें सीधा 120 से लेके 150 डॉलर्स तक जा सकती है। 2022 में यूक्रेन वॉर के समय ऑयल लगभग 130 तक पहुंच चुका था और उसी समय ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ था, अगर आपको याद हो तो। स्टॉक मार्केट्स भी कम से कम 5 से लेके 10% तक गिर सकते हैं पूरे दुनिया के, और गोल्ड का प्राइस करीब करीब 2500 से लेके 2700 डॉलर्स तक जा सकता है। शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट भी 20% से लेके 30% तक बढ़ सकती है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं कि भारत पर इसका क्या सीधा असर होगा। इंडिया की इकोनॉमी एनर्जी इंपोर्ट पर हेवीली डिपेंड करती है। रोज लगभग 5 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम भारत करता है। इसमें लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट होता है। भारत का ऑयल इंपोर्ट, एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल लगभग 150 से लेके 160 बिलियन तक पहुंच सकता है अगर प्राइसेस बढ़े तो। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइस सिर्फ $10 से भी बढ़ता है तो भारत का इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए बढ़ सकता है। और अगर ऑयल गलती से $150 तक गया तो पेट्रोल और डीजल कम से कम $10 से लेके $20 प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो फूड इन्फ्लेशन भी आगे बढ़ेगा। फूड इन्फ्लेशन करीब करीब हो सकता है कि 1% से 2% तक बढ़ सकते हैं। इसके वजह से आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट या तो मेंटेन करने पड़ेंगे या तो इंक्रीज करने पड़ सकते हैं। भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन की है। अगर ऑयल शॉक आया जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर बताया, तो जीडीपी ग्रोथ करीब करीब 0.5% से लेके 1% तक स्लो हो सकती है। जो अभी फिलहाल 7.5 के आसपास है वो 6.5 हो सकती है। भारत की फॉरेक्स रिजर्व लगभग 600 बिलियन के आसपास है। ये शॉर्ट टर्म शॉक इस तरीके के एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्राइसिस में भारत के ऊपर प्रेशर आ सकता है। रशिया और चाइना को इसमें क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। रशिया खुद एक ऑयल एक्सपोर्टर है। अगर ऑयल $100 के ऊपर गया तो रशिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रशिया के ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। आज जो वो डिस्काउंट में ऑयल बेच रहे हैं उसकी प्राइस जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही रशिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। चाइना का भी लगभग 10 से 11 बिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट वो हर रोज करता है। चाइना स्टेबिलिटी चाहता है क्योंकि वो 120 प्लस देशों से टॉप ट्रेडिंग के पार्टनरशिप में है। अगर मिडल ईस्ट अनस्टेबल हुआ तो चाइना अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स को उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको एक्टिवेट करना होगा। आगे के मुझे जो 3 संभावित सिनेरियोज लग रहे हैं वो ये है कि या तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा, यानी कि नया लीडर आएगा, टेंशन्स लिमिटेड रहती है, ऑयल 90 से लेके 100 के बीच में स्टेबलाइज हो सकता है अगर वो नया लीडर कट्टरपंथी नहीं है तो। दूसरा जो मुझे लग रहा है वो है इंटरनल अनरेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रैकडाउन होगा ईरान में, बहुत ज़्यादा वहाँ की इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ऑयल की प्राइसेस 120 तक जा सकती है। तीसरा जो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट वॉर हो सकता है, इजराइल ईरान का डायरेक्ट क्लैश, जिसकी वजह से ऑयल 150 के प्लस चले जाएगा, यानी कि ग्लोबल रिसेशन फिर पक्का है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सिर्फ एक देश की पॉलिटिक्स नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का सवाल है। मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का मतलब है ऑयल शॉक, और ऑयल शॉक का मतलब है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, और इन्फ्लेशन का मतलब है मिडिल क्लास पर प्रेशर। भारत को स्पेशली स्मार्ट डिप्लोमेसी, डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेस यूज करने पड़ेंगे और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सवाल सिर्फ ईरान में नेता कौन बनेगा ये नहीं है। सवाल ये है कि अगले 12 महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी।